डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दया भानु है, लेकिन मेरे करीबी मुझे बस दया कहते हैं। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ आपको बता नहीं सकता। एक बड़ी मुसीबत में मैं फंस चुका हूँ, इसी कारण ये नहीं बता सकता कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। मैं अपना पेशा आपको बता नहीं पा रहा हूँ, कोई मजबूरी नहीं है, बस मुझे शर्म आ रही है। मुझे आप एक गैंगस्टर कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी पसंद नहीं थी। मजबूरी के कारण मुझे ये काम करना पड़ा। पढ़ाई पूरी कर चुका था मैं। कॉलेज में छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते थे, लेकिन मेरी संगत गलत थी। मेरे दोस्त मुझे धीरे धीरे ऐसी गहरी खाई में धकेलते जा रहे थे जिससे बाहर निकलना असंभव हो जाता है, और फिर आपको लगता है उनके साथ उनके जैसा बनकर ही रहना होगा। तो मैं भी वैसे ही काम करने लगा, लेकिन कभी भी किसी मजबूर को तंग नहीं करता था। मैं बड़े लोगों को ही तंग करता। जबरन वसूली करना या किसी ज़मीन पर कब्जा करना, उनके साथ मिलकर मैं भी ये काम करने लगा था। लेकिन अब मेरा नाम भी मशहूर होने लगा और मेरे लिए मुसीबतें बढ़ने लगी। कभी पहले सोचा करता था कोई सरकारी नौकरी मिल गई सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन अब मुझ पर जब पहला केस चला मैं बरी हो गया था, लेकिन उसके बाद से पुलिस वालों की नज़र में आ गया। अब मुझे ये काम छोड़ना था और मैं जल्द से जल्द कुछ रुपए इकट्ठे करके शहर छोड़ देना चाहता था। लेकिन आप जब दलदल में धंस चुके हों, आपका कोई साथी नहीं होता, बस आपका सब फ़ायदा उठाते हैं। मेरे साथियों ने मेरा फ़ायदा उठाया। किसी का कत्ल हुआ था और वहाँ पर किसी ने मास्क पहनकर उसे मारा। सीसीटीवी फुटेज आ चुकी थी और मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया, गलत गवाही दी, जिस कारण मुझ पर केस चलने लगा और मुझे पुलिस ढूंढने लगी थी। मेरा एक भरोसेमंद आदमी, उसने मुझे कहा था कि आप यहाँ से निकलिए वरना बहुत बुरे फंसेंगे। फांसी का फंदा आपके गले में डाल दिया जाएगा। इसमें पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, आपका बचना मुश्किल है। 1-2 साल के लिए गायब हो जाइए, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे पास जितने रुपए थे मैं उसे लेकर वहां से निकला और मैं किसी ऐसी जगह छिपना चाहता था जहां मुझे कोई ढूंढ ना पाए। तो शहर तो मैं जा नहीं सकता, किसी ना किसी तरह कोई मुझे पहचान लेगा। मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई मुझे अच्छे से देख ही ना पाए, मैं छिप कर रह पाऊं और 2 साल निकाल पाऊं। तब तक पुलिस वाले किसी ना किसी को तो पकड़ लेंगे, क्योंकि केस भी तो खत्म करना है, और हो सकता है इतने में जिसने कत्ल किया है असल में वो पकड़ा जाए। तो मैं एक ऐसे गांव के बारे में जानता था जिसके बारे में मैं पहले से सोचा करता था कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं उस गांव में चला जाऊंगा। मेरे एक पुराने साथी ने बताया था कि वो गांव उत्तराखंड में है और वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। पुलिस वाले भी बहुत दूर दूर तक नहीं हैं, खाने पीने का पूरा इंतजाम हो जाता है। 2 साल 5 साल वहां पर निकालना बड़ा आसान काम है। उस इलाके में कई गैंगस्टर छिप कर रहते हैं, बस वहीं पर बचने का एक रास्ता है। तो मैं निकल पड़ा था उस गांव की ओर। जब मैं उस गांव में पहुंचा था, पहले तो एक बात मुझे अच्छी लगी। उस गांव की तरफ जाने वाली कोई सड़क पक्की नहीं थी, कच्ची सड़क थी और आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, और गांव वाले भी जल्द ही लोगों पर भरोसा कर लेते थे। तो गांव में मुझे एक छोटा मकान मिला, किराए पर ही कहिए। वहां पर मैंने रहना शुरू कर दिया और मैंने अपनी दाढ़ी कटवा ली थी। मैंने कपड़े भी जानबूझकर थोड़े खुले पहने ताकि मेरे शरीर के टैटू कोई देख ना पाए। मैंने सर के बाल भी मुंडवा लिए। उन्हें मैंने ऐसा कहा कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है, अब मैं घर बार छोड़कर ऐसी जगह पर रहना चाहता हूँ। गांव वालों ने मुझे अपना लिया। वैसे भी मेरे पास कुछ रुपए थे,
गांव की भलाई के लिए मैंने वो रुपए दिए और गांव वालों को मुझ पर भरोसा हो गया। धीरे धीरे उनका और ज़्यादा भरोसा जीतना चाहता था। तो गांव के काम मुफ्त में करना, और यहाँ खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। बड़े बड़े खेत थे गांव वालों के पास, भंडारण किया गया था। यहाँ तो आसानी से समय निकाला जा सकता है। एक तालाब था जहाँ शाम के वक्त मैं नहाने के लिए जाता, मुखिया से अच्छी अच्छी बातें करता। और मैंने मुखिया को कहा था कि मैं आर्मी में था, एक बार मैं मरते मरते बचा, इसीलिए मेरे शरीर पर गोलियों के ये निशान हैं। लेकिन मैं एक सीक्रेट एजेंट बन गया था, खुफिया तरीके से मैं पाकिस्तान भी गया था, लेकिन अब मुझे छिप कर रहना पड़ता है। वो मुझ पर भरोसा कर चुके, इसीलिए एक बार पुलिस वाले भी गांव में आए थे, ये जानने के लिए कि यहाँ पर कोई बाहर से रहने के लिए तो नहीं आया। पुलिस वालों को हमेशा ऐसे गांव पर शक रहता है जो शहरों से बहुत दूर होते हैं, कोई भी वहाँ पर छिप कर रह सकता है। लेकिन अगर आप गांव वालों का भरोसा जीत लें, फिर परेशानी कम हो जाती है। गांव वालों ने कह दिया, नहीं जी, यहाँ पर तो हम ही रहते हैं। और उस समय मुझसे भी पुलिस वालों को मिलवाया गया। मेरा चेहरा थोड़ा बदला हुआ था और मुखिया ने कह दिया कि ये मेरे चाचा का लड़का है, उम्र में थोड़ा कम है। बस फिर क्या, मेरी जान पहचान करवा दी गई थी और मेरी मुसीबत पूरी तरह से खत्म हो गई। अब मैं इस गांव का सदस्य ही था। यहाँ पर खेती करना, लोगों से बात करना, एक छोटी दुकान खोल ली मैंने, क्योंकि काम भी करके दिखाना था। भले ही सालों की जमा पूंजी मेरे पास थी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ। और गांव वाले अंधविश्वास पर यकीन भी बहुत ज़्यादा करते थे। एक कहानी जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनाई जाती थी, वो कहानी थी आखिरी पहाड़ी की डायन। यहाँ पहाड़ी हिस्से में एक सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसे आखिरी पहाड़ी कहा जाता है। पीछे एक बड़ी नदी है और उस आखिरी पहाड़ी पर रहती है एक डायन, जो कहते हैं लोगों का शिकार करती है। और जंगल में रात के वक्त अगर आप जाएं, और ख़ास तौर पर अगर पूरा चांद निकला हो, आपको वो डायन नज़र आएगी। कहते हैं वो किसी इंसान को पकड़ ले तो उसे बालों से खींचकर आखिरी पहाड़ी तक ले जाती है, और कई लोग इसे देख चुके हैं। इस बात को सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था और फिर मैंने गांव वालों से पूछा, कितने लोग मारे जा चुके हैं? मुखिया ने कहा, कोई भी मारा नहीं गया। 3 गांव हैं यहाँ आसपास। उस डायन ने शिकार जरूर किया, लेकिन कोई मारा नहीं गया। मैं हैरान हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो किसी को बालों से पकड़कर घसीट कर उस पहाड़ी के ऊपर लेकर जाती है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो मारा गया। यहाँ गांव से कोई भी गायब नहीं हुआ, फिर वो लाशें किसकी लेकर जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और वैसे भी यहाँ करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सोचा था जंगल में जाकर शिकार किया करूँगा, लेकिन गांव वालों को शक हो जाएगा अगर मैं शिकार करने के लिए जंगल गया और उन्होंने मेरी बंदूक को देख लिया। वो सोचेंगे कि मैं आर्मी में नहीं था, मैं कोई गुंडा हूँ। फिर मुसीबत बढ़ती चली जाएगी और मुझे ये गांव छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर डायन को देखने के बहाने से मैं जंगल में निकलूं, फिर किसी को शक नहीं होगा, सब कहेंगे बड़ा बहादुर है। वैसे भी जंगल में रात के वक्त कई लोग जा चुके हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। जिन्होंने डायन को देखा भी कहते हैं डायन आंखें दिखाती है, डराती है और कहती है भाग जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगी। फिर लोग डरकर भाग निकलते हैं। देखूं तो ज़रा कौन सी डायन है, सच्ची कहानी है या झूठी कहानी है। सच्ची हुई तो देखने में मज़ा आएगा, ज़िंदगी में पहली बार एक डायन को देखूंगा। झूठी कहानी हुई तो शिकार करने में मज़ा आएगा और कोई मुझे तंग भी नहीं करेगा। ये सोचकर उस रात जब चांद निकला हुआ था, मैं जंगल की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। शुरुआती रास्ता काफ़ी टूटा फूटा था, क्योंकि ये जो गांव था एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ और मुझे उस पहाड़ी से नीचे उतरना था। जंगल भले ही बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन पहाड़ी जंगल घूमने फिरने के लिए अच्छे नहीं होते। कभी पहाड़ आ जाता है तो कभी नदी आ जाती है, खाई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। उस पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद थोड़ा चपटा मैदान आया, वहाँ पर मैं घूमने लगा
और जो डायन की कहानियां सुनाई जाती थी वो आखिरी पहाड़ी के करीब की सुनाई जाती थी। तो मैं उस तरफ चलता हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर। अगर मैं गोली भी चलाऊंगा तो आवाज़ गूंजेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। उस तरफ कोई गांव है ही नहीं। चलते चलते 2 घंटे तक मैं वहां पहुंचा। मेरी ट्रैकिंग भी हो गई। पहले मैं कसरत करता था, अब से कसरत करने का मौका ही नहीं मिलता था, तो इस तरफ मैं चला करूंगा। छोटी पगडंडी बनी हुई थी, पुरानी लग रही, ईंटें लगी हुई, पत्थर लगे हुए, घास बिल्कुल भी नहीं थी। गांव वालों ने कहा था वो इस तरफ नहीं आते, लेकिन इस पगडंडी को देखकर लग रहा था कि इसका इस्तेमाल तो काफी ज्यादा होता है। मुझे यहां से वो सबसे ऊंची वाली पहाड़ी नजर आ रही थी। वहां बहुत ज्यादा हरियाली थी। वहां ऐसा नहीं लग रहा कि ये देवदार के पेड़ हैं। वहां पेड़ों की संख्या काफी ज्यादा थी और वो खुद लगाए पेड़ लग रहे थे। खुद ब खुद मैं उस पहाड़ी की तरफ खींचता चला गया। लेकिन जब मुझे एक जानवर की आवाज आई, ये एक सूअर था, लेकिन मैंने कभी भी किसी सूअर के ऊपर लाल कपड़ा नहीं देखा। जंगल में किसी सूअर के कोई कपड़े पहनाएगा तो वो इंसान ही हो सकता है। सूअर को लाल कपड़े पहनाए गए थे और पीठ पर एक चेन लपेटी गई थी। मैं उस सूअर का शिकार करना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैं ये जानना चाहता था आखिर सूअर के साथ ऐसा किसने किया है। यकीनन इस इलाके में और भी कोई गैंगस्टर या क्रिमिनल छिपा हुआ हो सकता है। मैं मासूम था, मैंने वो गलती नहीं की थी। वैसे भी मैं इस काम को छोड़ना चाहता था, शायद मुझे ये मौका मिला है। मैं उस सूअर का पीछा करने लगा। उस सूअर ने शायद मेरी दुर्गंध सूंघ ली थी, इसीलिए वो मुझसे दूर भागा जा रहा। मैं उसका शिकार नहीं करना चाहता था, उसके मालिक को ढूंढना चाहता था। फिर वो सूअर जब पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू हो गया, एक पेड़ के पीछे जाकर सूअर छिप गया और मैंने वहां पर रोशनी देखी। उस पेड़ के नीचे कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थीं और उन लकड़ियों को सही तरीके से लगाया गया और उसके बीच आग लगी थी। उसके ऊपर एक पत्थर था जिस पर पंख चिपकाए गए थे और वो पत्थर एक रस्सी के जरिए पेड़ पर बांधा गया। उस पत्थर को शायद आग में गर्म किया जा रहा था, लेकिन वो पंख जल नहीं रहे थे। वहां पर स्तब्ध रह गया मैं। ये जान चुका था ये किसी इंसान का काम है, ये किसी जानवर का काम हो ही नहीं सकता। और फिर एक तरफ से भीगी हुई एक औरत जिसने अपना चेहरा ढंका हुआ था और उसके हाथ बड़े अजीबोगरीब थे। नाखून इतने ज़्यादा लंबे थे कि उनकी कुंडली बनी हुई थी। हाथ में मटकी पकड़े जिसमें से पानी रिस रहा था। पास में नदी होगी या तालाब होगा, वहां से मटकी में पानी भरकर ला रही थी वो। फिर उसने मटकी के पानी को आग के ऊपर डाला, लेकिन वो आग जली नहीं। उस पानी से आग धधकने लगी थी, भाप भी उठ रही थी और ये एक ऐसा दृश्य था जो मैंने कभी नहीं देखा था। पानी से आग बुझ जाती है। अगर ये कोई ज्वलनशील पदार्थ होता तो आग बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन दोनों काम हो रहे। आग बढ़ी भी थी और भाप भी उठी, जैसे एक तरफ से आग कम हुई हो। मैं देखता रह गया, लेकिन उस औरत को पता चल गया कि कोई छिपकर झांक रहा है। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो मुझसे कोई 20 से 30 फुट की दूरी पर होगी। यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए, कुछ झाड़ियाँ थी। मैं एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। 20 फुट की दूरी उसने आधे सेकंड में पार कर ली। बहुत दूर थी, बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में उसने आंखें डाली थीं। उसकी आंखें बड़ी भयानक थीं, काली काली, उनमें से आग निकल रही। चेहरा देखने में खूबसूरत जरूर था, लेकिन उसके होंठ काले थे और उसके दांतों के ऊपर खून लगा हुआ। फिर वो कहने लगी, तुम्हारी मौत तय है। अगर तुम जल्दी से नहीं भागे तो मैं तुम पर वार करूंगी, और मुझे आज एक शिकार चाहिए था। तुम्हारी चमड़ी बड़ी नर्म लग रही है। मैं पीठ पर वार नहीं करती। अगर तुम नहीं भागे
तो तुम्हारी छाती को फाड़ डालूंगी। मेरी टांगें कांपने लगी थी। मेरे पास बंदूक थी, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा डर जाएं, मौत नज़र आ जाए, तो सब कुछ भूल जाता है। और उसने बचने के लिए कहा तो था, भाग जाओ, मैं पीठ पर वार नहीं करती। तो मैंने भागना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर मुझे जैसे सांप सूंघ गया हो। मैं तो चीख तक नहीं पाया, मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैं उस पहाड़ी से नीचे उतरा और पास की नदी तक भागता रहा। सांस फूल चुकी थी। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखे जा रहा था, लेकिन अब वो मेरे पीछे नहीं थी। मुझे सांस चढ़ी हुई और प्यास भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। मैंने उस नदी का पानी पिया। पत्थर पर बैठ चुका था मैं, लेकिन डर के मारे मेरा इतना बुरा हाल था कि मैं बार बार लड़खड़ा कर गिरता जा रहा। सही से बैठा ही नहीं जा रहा था। फिसलन थी उस पत्थर पर और मैं बार बार पीछे मुड़कर भी तो देख रहा, इसीलिए भीग चुका था। फिर मैं चलकर वहां से निकलने लगा। चला भी नहीं जा रहा, बार बार मुझे चक्कर आ रहे थे। वो दृश्य आंखों के सामने हट ही नहीं रहा था। आधे सेकंड में वो 20 फुट की दूरी से बिल्कुल मेरे सामने आ गई, जैसे वहां से गायब होकर मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गई हो। फिर मैं किसी तरह गांव तक पहुंचा। मैंने गांव वालों को इसके बारे में नहीं बताया। रात का वक्त था। अपने घर के अंदर इस पर खुद से चर्चा करता रहा। अब जंगल में नहीं जाऊंगा, अब जंगल में नहीं जाऊंगा। वो तो मैं जिंदा बच गया। उसने मुझे छोड़ दिया, वरना वो मुझे मार भी सकती थी। अगली सुबह मैंने गांव वालों को इसके बारे में बताया, मेरे साथ जो जो हुआ। और गांव वालों ने भी मुझे कहा, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्से में उसने तुम्हें मार डाला, तुम बच नहीं पाओगे। बचने का कोई तरीका नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उस पर वार करो तो उसे जख्म नहीं होता, इसीलिए उससे दूरी बनाना अच्छा होता है। मैंने गांव वालों से ये जरूर पूछा, सूअर का क्या चक्कर है? क्या उसने एक जानवर को पाला हुआ है? तो गांव वालों ने कहा, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी उसके साथ कोई सूअर नजर आता है, तो कभी कोई मुर्गी। एक बार किसी एक आदमी को एक चीता भी नजर आया था। जानवर क्यों होता है उसके साथ, ये कोई नहीं जानता, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो सकता है वो तुम्हें बालों से पकड़कर उस आखिरी पहाड़ी की तरफ ले जाती। दिन भर गांव वालों से मैं इस पर चर्चा करता रहा, और कुछ गांव वाले बार बार मुझे कह रहे थे कि वो हमारा शिकार नहीं करती, गांव में रहने वाले लोगों का शिकार नहीं करती। वो जिसका शिकार करती है उसके बारे में किसी को नहीं पता। वो जिसे भी बालों से पकड़कर ले जा रही होती है, उसे पहले कभी भी यहाँ पर किसी ने देखा नहीं होता। हो सकता है कोई अनजान हो। धीरे धीरे मेरा डर कम होता चला गया। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा राज था जो मुझे सुलझाने का मन कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं गांव वालों से इसके बारे में चर्चा करता रहा। हर गांव वाला कोई ना कोई अलग ही कहानी सुना रहा था, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता था जिन्होंने अपनी आंखों से उस डायन को देखा है। कुछ तो कह रहे थे डायन ने लाल कपड़े पहने होते हैं, कुछ कह रहे थे सफ़ेद कपड़े हैं, लेकिन वो जो कह रहे ये झूठे हैं। वो चेहरे से सुंदर ज़रूर है, आंखें अजीब हैं उसकी, नाखून गोल गोल कुंडली की तरह बहुत ज़्यादा लंबे। यानी उन्होंने अपनी आंखों से उस डायन को देखा था, बाकी तो झूठी कहानियां ही बना रहे थे। मैंने उनसे पूछा आखिर उन्होंने क्या क्या देखा। ज़्यादातर थे जिन्होंने देखी थी वो डायन वहाँ घूमती हुई। वो धमकी देती है, डराती है, कभी कभी धक्का देती है, गिराती है, लेकिन किसी का शिकार भी करती है, और जिसका वो शिकार करती है बालों से घसीट कर आखिरी पहाड़ी के ऊपर ले जाती है। लेकिन कोई ऐसा जिसका परिवार वाला गायब हुआ हो, ऐसा यहाँ पर कभी नहीं हुआ। उस डायन ने गांव में रहने वाले लोगों का शिकार कभी किया ही नहीं। वो गांव की तरफ आती ही नहीं, आखिरी पहाड़ी पर रहती है, लोगों को ले जाती है, लेकिन कौन लोग, मुझे सच का पता लगाना था। कई लोग उसके सामने आए, उसने उसे नहीं मारा। किन लोगों को वो मारती है, इस सच का पता लगाने के लिए मैंने सोचा उसका पीछा किया जा सकता है। और एक आदमी ने मुझे एक ऐसा सच बताया
जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। अगर हम उस डायन से 25 फुट की दूरी पर हों तो वो हमें देख नहीं सकती। इतनी दूरी से उसका अगर हम पीछा भी करें तो उसे पता नहीं चलता, वो धमकी नहीं देती। अगर 25 फुट की दूरी बनाई जा सके, उसका पीछा किया जा सके तो सच का पता लगाया जा सकता है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। बस इतना काफ़ी था। 3 गवाह थे जो उस डायन के सामने आए 25 फुट की दूरी पर, और उसने हमला नहीं किया। अब कई दिन बीत चुके थे तो मुझे लगा मैं भी उस डायन के पीछे जाकर देखता हूँ। हिम्मत बढ़ चुकी है, वो गांव वालों का शिकार नहीं करती तो देखते हैं वो किसका शिकार करती है। उस रात पूरा चांद निकला हुआ था। फिर से मैं उस जंगली पगडंडी पर था। वहां से वो आखिरी पहाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा। मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना नहीं चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि वो पहाड़ी से नीचे कब आती है या ऊपर कब जाती है। आस पास से आवाज़ तो आएगी। जब जानवरों की आवाज़ आना शुरू हो गई, और ख़ास तौर पर ऐसे जानवर जिनके शरीर पर कोई ना कोई गहना था या लोहे की चीज़ जिसकी आवाज़ हो रही, पता लग गया वो डायन करीब ही है। मैंने तब एक लकड़बग्घे को देखा जिसका मुंह बंद था। मुंह पर भी जैसे कीले ठोकी गई हों। वो लकड़बग्घा मुंह खोल ही नहीं सकता था, फिर भी जिंदा था कैसे? उस लकड़बग्घे के शरीर पर कपड़े डले हुए थे। वो आगे आगे, वो डायन पीछे पीछे, और उस डायन ने किसी को पकड़ा हुआ था। ये बिल्कुल वैसा दृश्य था जैसा गांव वाले बताते हैं। उस डायन ने किसी को पकड़ा हुआ बालों से, और वो आदमी चीखे मार रहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वो डायन दिखने में और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। आंखों से ज्वाला निकल रही थी, बाल भी उसके धुआं छोड़ रहे। कपड़े ऐसा लग रहा था जैसे जले हुए हों, लेकिन काले होने के बावजूद भी वो गिर नहीं रहे थे। पूरी की पूरी हल्के हल्के धुएं से सनी हुई थी। भाप उठ रही थी उसके शरीर से। बालों से पकड़कर खींचती हुई, घसीटती हुई वो आखिरी पहाड़ी के ऊपर ले जा रही थी उसे। मुझे लगा मुझे इसका पीछा करना चाहिए। 25 फुट की दूरी बनाकर इसका पीछा किया जा सकता है, तो मैंने दूरी बनाई रखी। मैं अब आखिरी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा था। उस आदमी को वो घसीटती घसीटती उस पहाड़ी के शिखर पर ले गई। फिर वहां मुझे एक घर नजर आया। ये 3 मंजिला एक किले के समान घर था जो लकड़ी का बना हुआ। डिजाइन बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी को पता ही ना हो घर कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिर भी लकड़ी के फट्टे और बड़े बड़े हिस्से जोड़कर घर का निर्माण कर दिया हो। ये काम एक डायन का हो सकता है। वो उस आदमी को घसीट कर एक बड़े दरवाजे के जरिए उस घर के अंदर ले गई। अब इसके बाद मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मैं देखता रहा क्या वो बाहर निकलेगी या नहीं। लेकिन फिर उस घर से बाहर निकला एक चीता। उस चीते के भी कपड़े डले हुए थे, लेकिन उस चीते के 2 सींग थे। मैंने सींग वाला चीता कभी देखा ही नहीं। ये सब के सब जानवर जो नजर आए हैं बड़े अजीबोगरीब हैं, पालतू लग रहे हैं। उस चीते की नजर बड़ी तेज थी। इस तरफ जब उसने देखा, उसने मेरी आंखों से आंखें मिलाई और मैं जान गया वो मुझे देख चुका है। लेकिन वो मेरे पीछे नहीं भागा, बल्कि दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला गया और मेरे हाथ पांव फूल गए। ये जो डायन है ना, हो सकता है जानवरों से बात कर पाती हो। डायनों के पास तो ताकत होती है ना। तो भागो। मैं भागा उस पहाड़ी से नीचे, बहुत जोर से भागा। मुझे सांस चढ़ गई। जब तक मैं उस नदी तक नहीं पहुंचा मैं रुका ही नहीं, और नदी का पानी पीकर पत्थर पर बैठा हुआ दिन होने का मैं इंतजार करता रहा। ना वो चीता वहां पर आया, ना वो डायन वहां पर आई। मैं पत्थर पर बैठा रहा और अब रोशनी हो चुकी थी। मैं दुविधा में था, क्या मुझे उस आखिरी पहाड़ी पर दिन के वक्त जाना चाहिए? हो सकता है वो डायन वहां पर रहती हो, क्योंकि डायनें कोई चुड़ैलें नहीं होती जो मरने के बाद बनी होती हैं। जहां तक मैंने सुना है डायनें जिंदा होती हैं। तो वो औरत जिंदा है जो शिकार करती है
अगर ये सवाल उसी से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बंदूक मेरे पास है, लेकिन अगर उसके पास ताकत हुई, भयानक ताकत हुई, और मेरी बंदूक ने काम ना किया, जैसा कि यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो हथियार अगर पानी में भीग जाएं कभी कभी काम नहीं करते। ऐसी हालत में मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, फिर उंगलियां उसकी होंगी और सर मेरा होगा। तब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे प्लान बनाना होगा, इसका सच पूरा जानना होगा, क्योंकि अगर मुझे इसके सच का पता लग गया, हो सकता है ये मेरा कोई काम कर दे या यहाँ पर रहना मेरे लिए आसान हो। अब उस गांव से भी ज़्यादा सुरक्षित ये पहाड़ी है जहाँ पर कोई आता नहीं, ना गांव वाले ना पुलिस वाले। यहाँ पर तो कई सालों तक ऐसे ही रहा जा सकता है। गांव में ये खतरा है कि अगर किसी को मैं अच्छा नहीं लगा, हो सकता है वो पुलिस को कुछ ना कुछ बता दे, फिर पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करेंगे, और जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तब बचना मुश्किल हो जाता है और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन अगर ये डायन से बात हो जाए या इसका सच मुझे पता लग जाए और मैं इसके साथ मिलकर यहाँ रह पाऊँ तो ज़्यादा सुरक्षित होगा। गांव वालों को कह दूंगा मैं गांव छोड़ने वाला हूँ और चुपचाप इस आखिरी पहाड़ी पर आ जाऊंगा। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसमें खतरा भी है। इसमें एक दुविधा है, वो डायन है, कोई इंसान नहीं। मैं वापस गांव में आ चुका था और हर रोज मैं नया प्लान बनाता, लेकिन फिर मैं डर भी जाता कि मैं किसी परेशानी में ना पड़ जाऊं। क्या किसी डायन को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है? अलग अलग ख्याल मन में हर रोज आते और 1 महीने तक मैंने उस जंगल में जाने की दोबारा कोशिश नहीं की। लेकिन 1 महीने बाद सोचा नुकसान तो नहीं पहुंचाया उसने, और वैसे भी उसका घर मैं ढूंढ चुका हूं। क्यों ना दिन के वक्त उसके घर के आसपास मंडरा कर देखूं। क्या वो दिन के वक्त नजर आती है? क्या घर से वो बाहर निकलती है? खाने के लिए निकलती तो होगी, या इंसानी मांस खाती है? मैं चलता चलता सुबह के वक्त उस आखिरी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा था। मुझे वहां पर जानवरों की खोपड़ियां पेड़ों पर टंगी हुई मिल रही थी, जो शायद किसी बाहरी को डराने के लिए थी। फिर जब मैं उस घर के पास था, पता नहीं क्यों आसपास कहीं भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितनी इस पहाड़ी पर थी। हल्का हल्का धुआं कहीं ना कहीं से आ रहा, जिस कारण दूर तक मैं देख नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ी का हिस्सा बाकी हिस्से से कटा हुआ हो। बादल कुछ फुट की दूरी पर थोड़ा नीचे थे। मुझे मैदानी इलाका या बाकी पहाड़ियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बल्कि दूर के सफ़ेद पर्वत जरूर नजर आ रहे थे। वहीं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उस घर के अंदर से एक चूं की आवाज़ तक नहीं आई और वहां आसपास कोई जानवर भी नहीं मिला। दोपहर का वक्त हो चुका था और मुझे लगा उस घर के अंदर झांक कर देखूं, शायद कुछ पता चल ही जाए। मैंने बंदूक अपने हाथ में पकड़ ली थी और फिर एक खिड़की के पास गया। मैंने खिड़की के अंदर झांकना चाहा, लेकिन खिड़की पर ईंटें लगाई गई थी, ऐसी अजीब खिड़की जिसे अंदर से बंद किया गया है। फिर मैं दूसरी खिड़की पर गया, वहां पर भी कुछ ऐसा ही था। जितनी भी इस घर की खिड़कियां थीं, सभी की सभी बंद थी। दरवाज़ा ही था इस घर के अंदर जाने के लिए, और मुझे लगा पहले मैं देखता हूं अंदर कोई है या नहीं, फिर अंदर देख कर आऊँगा, और अगर उसने मुझ पर हमला करना चाहा, गोलियों से भून कर रख दूंगा। मैंने कान लगाकर अंदर सुना, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जिसके बाद मैंने दरवाजे को खोला और फिर बंदूक को अंदर करते हुए मैं अंदर घुस गया, लेकिन वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। जब बंदूक अंदर गई, उसने मेरे हाथ पर कोई चीज़ मारी, सुई के जैसी। फिर मेरे हाथ काम ही नहीं कर रहे, मेरी बाजुओं को जैसे लकवा मार गया हो, और फिर बंदूक नीचे गिर गई। बिना बाजुओं के इस्तेमाल के आप किसी को जकड़ कैसे सकते हैं, पकड़ कैसे सकते हैं? मैं उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन बंदूक तो नीचे पड़ी, बल्कि उसने धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। उसके हाथ में कुछ तो था जो उसने जब मेरी टांगों पर लगाया, मेरी टांगों को भी लकवा मार गया।
मैं गुस्सा दिला रहा था उसे, ताकि किसी तरह मैं उस पर हावी हो पाऊं। जब सामने वाले को आप डराएं तो वो कमज़ोर महसूस करता है, लेकिन जब मेरी बाजुएं और टांगें काम ही नहीं कर रही तो क्या? उसने मुझे कंधों से पकड़ा और घसीट कर लेकर गई। उस घर की एक बेसमेंट भी थी। सीढ़ियों से घसीटती घसीटती वो मुझे बेसमेंट में ले गई और वहाँ पर लोहे की चेन जो दीवार के साथ जड़ी गई थी, मुझे उसने उसमें लपेट कर दीवार पर टांग दिया। एक बाजू में चेन, दूसरी बाजू में चेन, मेरी कमर पर चेन, मेरी टांगों पर चेन। अब मैं भाग नहीं सकता था और वो सामने हंसने लगी। कई बार आ चुके हो तुम, बार बार आ रहे हो तुम, मुझे लगा तुम जरूर सच जानना चाहते हो। अब तुम खुद ही मेरे घर के अंदर आ गए हो, ये तो मेरे लिए दावत हुई। तुम बताओ तुम्हें कैसे मारूं, काट कर मारूं या बिना दर्द के मारूं? मैंने कहा जी मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, हमेशा के लिए दूर चला जाऊँगा। उसने कहा नहीं, दूर जाना चाहते तो घर से दूर रहते, बाकी तो जंगल में भी नहीं आते। तुम तो घर में चले आए, मेहमान हो तुम। मेहमान नवाजी तो करने दो, पहले तुम्हारी टांगों को काटूंगी, फिर मरने नहीं दूंगी। मैं टांगों से बटर लेग पीस बहुत अच्छा बनाती हूँ, तुम भी खाना, बड़ा अच्छा लगेगा। वो जितनी घिनौनी बातें कर रही थी, मेरे हाथ पांव फूल गए। माना जब कोई गैंगस्टर धोखा देता है तो उसे भयानक सजा मिलती है। कुछ की आंखें निकाल ली जाती हैं तो कुछ को सर पर गोली मारकर मारा जाता है, जबकि कुछ को ऐसे चाकू गोद कर सजा दी जाती है। लेकिन ये जैसी बातें कर रही थी, वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमते गए। कहने लगी टांगों से लेग पीस बनाऊंगी, लेग पीस करी हो सकती है, या उंगलियों से भी मैं फिंगर चिप्स बनाती हूँ। वो ऐसी ऐसी बातें कर रही कि मैं कानों के ऊपर हाथ तक रख नहीं सकता था। फिर कहने लगी, तुम आंखों वाली भुर्जी खाना चाहोगे? बड़ी अच्छी होती है, चमकदार सी, स्वाद बहुत होती है, लेकिन देखने में रंग बड़ा अच्छा लगता है। अरे माफ करना, आंखें ही निकाल लूंगी तो देख कैसे पाओगे? ये सही नहीं, कुछ और। गुप्त अंग काट कर भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, दर्द बहुत होगा तुम्हें। मैं गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा। फिर वो कहने लगी, लेकिन एक और तरीका भी है। अगर मैं इन चेन को खोल दूं, तुम्हें भागने के लिए कहूं, क्या तुम वापस आओगे या नहीं? ये सच बताओ। मैंने कहा, मैं कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं, एक बार छोड़ दो। फिर उसने कहा, अभी नहीं, मुझे तुम्हारी बातों में भरोसा नज़र नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो तुम वापस नहीं आओगे, और जो बंदूक तुम लेकर आए थे, मैं सामने होती तो तुम गोली चला देते। मैं मरना नहीं चाहती, तुम मुझे मार सकते हो, इसीलिए ये प्लान कैंसल। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ती हूँ, लेकिन तुम्हारी टांगों को काट दूंगी, बाजुओं को काट दूंगी, फिर तुम यहाँ से चले जाना। अरे माफ़ करना, तुम चल कैसे पाओगे? टांगे काट दूंगी, बाजुओं को नहीं काटूंगी, घिसट घिसट कर यहाँ से चले जाओगे ना। मैं बेहोश हो गया उसकी बातें सुनकर। जब मुझे होश आया, वो बिल्कुल मेरे सामने थी, और अब उसकी जो आंखें थी वो भयानक नहीं थी, उसका चेहरा ठीक लग रहा। खूबसूरत तो थी वो, लेकिन रहती ऐसे थी जैसे बहुत समय से नहाई ना हो। मुझे देखकर कहने लगी, मौका दे सकती हूँ, तुम कमज़ोर दिल के हो, लेकिन मुझसे वादा करो तुम वापस नहीं आओगे। अगर तुम वापस आए तो यहीं लटका कर मारूंगी। करो वादा, वादा करो। मैंने कहा, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। उसने चेन को खोला। मेरी टांगें काम कर रही थी, मेरी बाजुएं काम नहीं कर रही। मेरे सर को पकड़ा, लेकिन घसीटा नहीं, बल्कि घर के बाहर ले गई मुझे, और फिर कहने लगी, यहाँ पर जो भी हुआ किसी को बताना मत। समझ लो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। तुम्हारे लिए रहम आ गया, वरना मैं जानते हो ना कैसे मारूंगी तुम्हें। मैंने कहा, जी धन्यवाद, आपने मुझे माफ़ किया। मैं फिर जो भागा, मैं ऐसे भागा कि वो कहीं गलती से मुझे दोबारा ना पकड़ ले।
कहीं उसका मन बदल गया तो। जैसी सजाओं की वो बात कर रही थी वो सुनने में बड़ी भयानक लगती हैं। मैं उस आखिरी पहाड़ी से नीचे उतरा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं नदी तक नहीं पहुंच गया। नदी के पानी में छलांग लगा दी मैंने। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। दिल की धड़कन तब जाकर थोड़ी धीमी हुई। तब तक मौत का डर था मुझे। और फिर मैं गांव में वापस आ गया। उसके बाद ना मैं जंगल में गया ना उस पहाड़ी पर जाने की हिम्मत की। लेकिन 3 महीनों बाद मुझे इतना साफ हो गया, अगर वो मुझे मारना ही चाहती तो एक बार में मार सकती थी। फिर वो लोग कौन हैं जिन्हें वो बालों से पकड़कर लेकर आती है? मैं इस सच्चाई को जानना तो चाहता था, लेकिन बिना खुद को खतरे में डाले। तो गांव वालों की तरह बस बातों बातों में कयास लगाना, ये हो सकता है, वो हो सकता है, हो सकता है वो बहुत दूर चली जाए उड़ती हुई, शहर में लोगों को जो उसे नहीं पसंद उन्हें मारकर घसीट कर लेकर आती है। ये सिर्फ कयास थे। और 3 महीने बाद अपने शहर की जानकारी मुझे मिली। वो जो कत्ल हुआ था वो कत्ल किसने किया? कातिल पकड़ा जा चुका था। कुछ साथियों से पता किया तो ये पता लगा असल में उसी ने कत्ल किया था और सबूत बहुत पक्के हैं। मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन मैं धंधा छोड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन अब मैं वो धंधा करना नहीं चाहता। मैं गैंगस्टर बना रहना नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। बिना डर के साधारण ज़िंदगी जीने में मज़ा बहुत आता है। मैं सोच रहा था किसी अच्छे शहर में चला जाऊंगा, वहां पर जिंदगी बिताऊंगा। फिर मैं एक नए शहर का चुनाव करके वहां पर रहना शुरू हो गया। एक ही हफ्ता था, मैं सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गया था तो मुझ पर हमला हुआ। मुंह ढका हुआ था उन्होंने, और उसके बाद मैंने अपने साथियों से कांटेक्ट किया और पूछा मुझ पर हमला हुआ है, हमारे दुश्मनों ने किया होगा। लेकिन एक ईमानदार साथी ने बता दिया, धंधा छोड़कर जाने वाले को मौत की सज़ा सुनाई गई है। तू भाग निकल यहाँ से, वरना वो तुझे ढूंढेंगे और मार डालेंगे। मुझे लगा फिर से वही शुरू हो गया। अब अपनों से बचने के लिए मुझे कहीं जाना होगा, और मैं फिर से उसी गांव में आ गया। गांव वाले खुश थे क्योंकि वो मुझे पसंद करते थे। गांव में एक रात बिताई थी मैंने, और मुझ तक एक संदेश पहुंचा। सबको पता लग गया है मैं कहाँ पर हूँ। 50 से ज़्यादा गैंगस्टर पास के गांव तक पहुँच चुके हैं, और आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। मेरे जिस साथी ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था उसे मौत के घाट उतारा जा चुका था। तड़पाया गया तो उसने सब कुछ सच उगल दिया था। अब मुझे मारने के लिए 50 से ज़्यादा लोग गांव के आसपास थे। जब ये संदेश मुझ तक पहुंचा, मैंने उस घर से बाहर निकलने में समझदारी समझी, लेकिन जब मेरे उस घर पर गोलीबारी हुई, मैं जान गया वो मेरे पीछे आएंगे। अब मैं भाग नहीं सकता। मैं भागूं तो किस तरफ भागूं? उन्होंने रास्ता बंद किया होगा। मैं कहां पर जाऊं? और एक ही जगह मेरे दिमाग में आई, आखिरी पहाड़ी। उस डायन ने मुझे बख्श दिया था, और शायद मुझे कोई और नहीं बचा सकता। वो बचा पाए, लेकिन इतने लोगों को क्या वो संभाल सकती है? और वो मेरी मदद क्यों करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल था, और मेरे पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन मौत मेरी दोनों तरफ थी। तो मैंने उस डायन के हाथों मरने में समझदारी समझी, क्योंकि वो पहले भी एक बार मुझ पर रहम खा चुकी थी। लेकिन ये जो गैंगस्टर हैं, ये बेरहम हैं, ये मुजरिम हैं, ये मुझे तड़पा कर मारेंगे, ये जाने नहीं देंगे। तो मैं जंगल की तरफ भागा। वो मेरे पीछे थे, भांप गए मैं किस तरफ गया हूँ। कई गांव वालों को उन्होंने पकड़ा, और उसके बाद उन्हें पता लग गया मैं किस तरफ जा सकता हूँ। वो मेरे पीछे पीछे आखिरी पहाड़ी की तरफ भागे थे। वहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। एक ही रास्ता जाता था, सीधा उस आखिरी पहाड़ी के ऊपर की तरफ, जहाँ जाने से हर कोई डरता था। अब मेरी जिंदगी उस डायन के हाथों ही लिखी थी। मुझ पर गोलियां चल रही थी, लेकिन फिर भी आखिरी पहाड़ी के उस घर तक मैं पहुंच गया। चारों तरफ से मैं घिरा जा चुका था। वक्त रात का था, और ये वही रात थी
पूरा चांद निकला हुआ। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर मैं घर के अंदर गया, मैं आवाज़ें लगाने लगा था, डायन मेरी मदद करो, डायन मेरी मदद करो। लेकिन उस घर में ना कोई जानवर था और ना वो डायन मौजूद थी। घर के अंदर घुसने की कोशिश वो लोग कर रहे और गोलियों की बौछार से इस घर में बहुत छेद हो चुके थे। मैं जानता था वो गोली किस एंगल से मारेंगे, तो सीढ़ियां चढ़कर मैं छत पर लेट चुका था ताकि मुझ पर गोलियां सबसे कम लगें। फिर मैंने देखा सामने से वो डायन चले आ रही थी। इन आवाज़ों को सुनकर वो गुस्से में, और उसने जिसे बालों से पकड़ा हुआ था रस्सी से उसकी गर्दन को लपेट दिया और एक पेड़ पर लटका दिया। वो जो भी था उसे फांसी का फंदा लगाया गया था। उसके बावजूद वो लटका हुआ बचने की कोशिश कर रहा। और फिर उन लोगों ने डायन पर भी गोलीबारी शुरू कर दी। उन्हें लगा था कि कोई गवाह बचना नहीं चाहिए। उन्होंने गोली उस आदमी पर भी मारी थी जिसे एक पेड़ पर टांगा गया था। इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी वो मर नहीं रहा था, बल्कि चिल्ला रहा था। गला घोंटा गया था उसका, उसके बावजूद वो चिल्ला रहा। डायन कभी दाएं से कभी बाएं से जिसे भी छूकर निकलती वो स्तब्ध रह जाता। और 10 सेकंड बाद जब वो नीचे गिरे, मैं जान गया ऐसा क्यों। उसके नाखून बिल्कुल सीधे एक तलवार की तरह हो चुके थे। अब वो घुंघराले नाखून नहीं रहे थे। वो अपने नाखूनों को जिसके भी पास से निकालती काट कर निकल जाती। और जो लोग सीधे खड़े थे 10 सेकंड बाद एक एक करके गिर रहे। किसी का सर एक तरफ धड़ से अलग होकर लौटता हुआ जा रहा, तो किसी को आधा बीच से खोलते हुए देखा मैंने। वो मर चुके थे और उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। 30 लाशें बिछा दी बिल्कुल सामने, और गोलियों का असर उस पर बिल्कुल नहीं हो रहा। रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी उसकी कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे। वो गैंगस्टर थे जिन्होंने मौत अपने सामने देखी थी, लेकिन ऐसी मौत की उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी। जब कई गैंगस्टर को मौत के घाट उतारने के बाद आखिरी 4 को उसने बालों से पकड़कर एक पेड़ पर लटका दिया था, फिर वो माफ़ी मांग रहे, लेकिन उसने मुंह में हाथ डालकर उनकी ज़बान को नाखून से काट दिया। ऐसा दृश्य देखने के बाद मेरी टांगें कांपने लगी थीं और मैंने अपनी पैंट में मुंह दिया था। ऐसी भयानक मौत कौन चाहता है? अगर उसने मुझे भी ऐसे ही मौत के घाट उतारा तो मैं क्या करूंगा? मेरी सांस फूल चुकी थी। वो चारों बचने की गुहार लगा रहे, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे। जबान तो काट ली थी उसने, जिसके बावजूद वो धीरे धीरे खून बहने के कारण बेहोश हो गए। उसने टांगें भी धड़ से अलग कर दी थी। आधा धड़ खून बहा और 5 मिनट में ही वो लाशों में तब्दील हो गए। 50 लाशें पड़ी थी, कुछ कटी हुई, कुछ 2 हिस्सों में अलग अलग। और फिर जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, पहले वो 25 फुट की दूरी पर होगी, अब नज़दीक आई मैं छत पर था। ऊपर से आवाज़ लगाकर उसने कहा था, दया नीचे आ जाओ दया। उसकी यह बात सुनकर चुपचाप कांपती हुई टांगों से मैं नीचे गया। मैं चाहता था हाथ जोड़कर उससे यह कहूँगा कि मुझे बिना दर्द वाली मौत दे देना, बस सर में गोली मारना उससे सबसे कम दर्द होता है। फिर मेरी तरफ देखकर वो कहने लगी, मैंने कहा था दोबारा मत आना। क्यों आए हो तुम? और इतने मेहमान लेकर आए हो मुझे मारने के लिए? मैंने कहा, जी नहीं, आपको मारने के लिए नहीं, मैं उनसे छिपा हुआ था। वो मुझे मारने के लिए आए थे। मेरे पास कोई और सुरक्षित जगह नहीं थी। मुझे लगा यहाँ छिप जाऊंगा तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने पीछा किया मेरा। फिर आप ही आखिरी उम्मीद थी। अब आपके हाथ में, आप जैसे मारना चाहे, बस दर्द थोड़ा कम दीजिएगा। वैसी मौत नहीं जैसी मैंने अपनी आंखों से देखी है। फिर उसने वो जो आदमी था जो बालों से पकड़ा हुआ, उसे दूसरी बेसमेंट में घसीट कर बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करते ही उसकी आवाज़ पूरी तरह से शांत हो गई।
कुछ समय बाद वो बाहर निकली और मुझे कहने लगी, आओ बैठो, खाना खाओ, तुम थके हुए हो और भूखे भी हो। मैं कांपते कांपते बैठा। फिर उसने जो खाना बनाया था एक बर्तन से निकाला। ऐसा लग रहा था ये उंगलियां होंगी। वो बड़े वाला दिल लग रहा था, किसी न किसी का काट के निकाला होगा। मुझे वो कहने लगी, खाओ, स्वादिष्ट हैं, टुंडे कबाब बनाए हैं मैंने, टुंडे कबाब। इंसानी मांस नहीं खा सकता मैं, लेकिन उसने दबाव बनाया तो मैंने खाया एक पीस। मटर, चावल और चने थे उसमें। फिर मैं देखने लगा और वो हंसकर कहने लगी, वेज टुंडे कबाब। तुम्हें क्या लगा मैं इंसानी मांस से ये सब बनाती हूं? अब तुम्हारा दिमाग पढ़ चुकी हूं मैं। तुम जिंदा सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि तुमने बुरा काम नहीं किया। अगर तुम उनकी तरह होते तो तुम्हारी भी सबसे पहले जीभ काटती, क्योंकि झूठे लोग झूठ बोलते हैं। तो जीभ काटती हूं, फिर धड़ काटती हूं, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भरा होता है। घड़ा पेट के समान होता है तो पेट को सबसे पहले काटती हूं। लेकिन तुम बुरे नहीं हो। सर पर हाथ रखते ही मैंने पहचान लिया था। सोचा धमकाऊंगी तुम भाग जाओगे, लेकिन बड़े अड़ियल हो, बार बार चले आते हो। मैंने कहा, जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। उसने कहा, बार बार आओगे मुझे ये तो पता है। तुम्हें मारूंगी नहीं मैं किसी को नहीं मारती, लेकिन जो खुद मरने के लिए आए उनका मैं क्या करूं? गोली चलाई मुझ पर उन्होंने, मरना तो था ही, और उनमें से एक भी मासूम नहीं था। हर किसी का इतिहास उसकी आंखों से पढ़ सकती हूं। उसके बाद मैंने खाना खाया। वो बातें कर रही, मजाक किया, और मैं ऐसे हंस रहा। अंदर से हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन जब सामने कोई आपको मौत का दिखावा दे, आपको हंसना पड़ता है। फिर वो कहने लगी, चलो मेरे साथ, तुम्हारी आंखें भी खोल ही देती हूं। मुझे वो आखिरी पहाड़ी से दूर लेकर गई। एक ऐसी जगह थी जहां 3 तरफ तालाब बने हुए और बीच काली जमीन। अब उस काली जमीन में बना हुआ कब्रिस्तान, अजीबोगरीब। फिर उसने कहा, ये इलाका ऐसा ही है। जो लोग जुर्म करते हैं, पाप करते हैं, छिपने के लिए यहीं पर आ जाते हैं। भूख प्यास से या दुर्घटना से मारे जाते हैं। लेकिन जो पापी हैं वो प्रेत आत्मा का रूप तो लेंगे ही। उन प्रेत आत्माओं को इस मिट्टी से निकालकर अपने काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अब बताओ, पापियों का इस्तेमाल करना गलत है क्या? कहते हैं ना, जब कोई पाप करता है तो उसकी सज़ा भगवान देते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। भगवान खुदा कर सज़ा नहीं देते, बल्कि उन्होंने हमारे जैसों को बनाया है सज़ा देने के लिए। प्रेत आत्मा का इस्तेमाल मैं अपने काम के लिए करती हूँ, वो बता नहीं सकती। मैं लाशों को लेकर आती हूँ, जिंदा इंसानों को नहीं, उनके शरीर को, और वो आत्मा उसके अंदर तड़प रही होती है जो सबको जिंदा लगती है। ये करती हूँ मैं, किसी को मारती नहीं। उसको ज़रूर मारती हूँ जो अपराधी हो, जो मुजरिम हो, जो पापी हो। तुम नहीं हो। उस घर में खाना खिलाकर उसने कहा था, तुम जा सकते हो। मेरे हाथ पांव फूले हुए, कपड़े गंदे हो चुके थे। मैं सीधा गांव की तरफ चलकर गया था। फिर वो रात ऐसे ही निकली। 2 दिन मैंने वहां पर बिताए। वहां कोई नहीं आया मुझे मारने के लिए। उसके बाद मुझे जानकारी मिली, हमारी गैंग के जितने लोग थे, चाहे दोस्त हों या दुश्मन, सभी के सभी मारे जा चुके हैं। अब मेरे बारे में किसी को नहीं पता। जिन्हें पता था वो ऊपर पहुंच चुके हैं। अब भले ही मैंने जुर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा यहाँ से दूर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ। और अब मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ जिसका नाम आपको बता नहीं सकता। कहा था ना शुरू में, मैं बताना नहीं चाहता मैं कहाँ पर रहता हूँ। एक मजबूरी है। अपनी पूरी मजबूरी की आप बीती आपको सुना चुका हूँ। अब बताइए, मेरी जिंदगी खौफनाक थी ना? अब भी मैं उस डायन को याद करता हूँ, और जब भी याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
भले ही आपको इस कहानी से वो डायन अच्छी लग रही हो, लेकिन जब मैं उसकी आंखों में देखता था मुझे सिर्फ मौत नजर आती थी।